25 अगस्त 2022 की सुबह अंधेरे की रहने वाली 15 साल की वंशिता राठौड़ स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है, मगर 26 अगस्त को वंशिता की लाश नागर रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़े से सूटकेस में मिलती है। उसका जिस्म कंबल में लिपटा हुआ था, शरीर पर चाकुओं के वार के निशान थे। तो आखिर वंशिता की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस जांच शुरू करती है। मुंबई पुलिस की टीम के अलावा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम भी इस केस को सोल्व करने में लग जाती है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, तब जाकर कातिल का पता लगता है। तो आखिर यह कातिल कौन था? उसने 15 साल की वंशिता की हत्या क्यों की थी? ये शातिर अपराधी पुलिस वालों को हफ्ते भर तक चकमा देने में कैसे कामयाब रहा और आखिरकार पुलिस इसे कैसे पकड़ पाई? चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले स्टोरी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया, इस कहानी की शुरुआत रोज की तरह वंशिता के स्कूल जाने से होती है। अमूमन वंशिता स्कूल से शाम तक वापस आ जाती थी, मगर 25 अगस्त को देर शाम तक वापस नहीं आती। जब घर वाले वंशिता को फोन करने का प्रयास करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। कुछ दोस्तों से फोन करके वंशिता के बारे में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वंशिता स्कूल नहीं गई। जब परिवार वालों को पता चलता है कि वंशिता स्कूल नहीं गई तो वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अपने लेवल से प्रयास करने के बावजूद जब परिवार वाले लड़की का पता नहीं लगा पाते तो परिवार वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले दिन यानी 26 अगस्त को शाम के 3 बजे पुलिस वालों को पास के ही नागर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास एक लावारिस बैग मिलने की खबर मिलती है। जल्दी ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर बैग खुलवा लेते हैं तो उसके अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की के शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। जिस बैग में लड़की की लाश मिली थी, इस बैग में एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिलता है। स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से 1 घंटे के अंदर ही पुलिस वाले पता लगा लेते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वंशिता की है। ऑलरेडी वंशिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, इसलिए परिवार वालों को डेड बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। जल्द ही कंफर्म हो जाता है कि ये लाश वंशिता की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वंशिता की यह हालत किसने की है? सवाल आसान था, मगर इसका जवाब इतना पेचीदा होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शुरुआत में तो लोकल पुलिस ही इस केस की जांच करती है, मगर 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर इस मामले को सोल्व करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लग जाती है। सबसे पहले आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। जिस रास्ते से अमूमन वंशिता जाया करती थी, घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में वंशिता जरूर दिखाई देती है, मगर आगे जाकर वह स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते की बजाय किसी और रास्ते पर जाती हुई दिखाई देती है। फिर कुछ देर बाद ही सीसीटीवी फुटेज में वंशिता 2 लड़कों के साथ देखी जाती है। सीसीटीवी फुटेज में वंशिता के साथ 2 लड़कों का दिखना इस केस में पुलिस के लिए पहला ब्रेक थ्रू था। पुलिस वाले सबसे पहले इन लड़कों के बारे में जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों ही लड़के अपने अपने घर से लापता है। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं वंशिता वाले केस से इन दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। बस इसी के बाद पुलिस वाले उन लड़कों की एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू करते हैं। इन लड़कों का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आता है, इसलिए पुलिस वाले लोकेशन ट्रैक करने में भी कामयाब नहीं हो पाते। शक होने लगता है कि ये लड़के कहीं शहर छोड़कर भाग तो नहीं गए, इसलिए अब पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का सिलसिला शुरू होता है। मुंबई के अलग अलग लोकेशन पर मौजूद रेलवे स्टेशन पर जाना और वहां पर लगे हजारों कैमरों को चेक करना बड़ा ही मुश्किल काम था।
मगर फिर भी पुलिस वालों ने इस काम को करना शुरू कर दिया। वंशिता के साथ शुरुआती समय में सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों लड़कों की पहली तस्वीर विरार रेलवे स्टेशन पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कमाल की बात ये थी कि 2 घंटे बाद ये दोनों लड़के फिर से उसी स्टेशन पर दिखाई देते हैं। वहां से ये दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में बैठते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस वाले इस लीड को फॉलो करते हुए जयपुर तक जाते हैं। यहाँ भी सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। पता चलता है कि ये लड़के जयपुर से जोधपुर और फिर वहां से अजमेर जाते हैं। आगे की जांच से लीड मिलती है कि अजमेर के बाद दोनों वैष्णो देवी गए। इस सब के बीच कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस और सस्पेक्ट के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहता है। पुलिस वाले जब वैष्णो देवी जाकर वहां इन दोनों लड़कों की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि अब ये लोग वहां से गुजरात चले गए हैं। जब दोनों सस्पेक्ट गुजरात में एंट्री कर लेते हैं तो अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की भी मदद मुंबई पुलिस लेती है। अहमदाबाद पुलिस की मदद से पता चलता है कि दोनों लड़के अब पोखरा से पालनपुर नाम की जगह की तरफ चले गए हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। पुलिस वाले अब तक अहमदाबाद से अजमेर के बीच 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच कर चुके थे। इन फुटेज में एक बात कॉमन थी कि इन लड़कों के पास लड़की का स्कूल बैग मौजूद था। जब दोनों सस्पेक्ट पालनपुर पहुंच जाते हैं तो गुजरात पुलिस लोकल इन्फॉर्मर को एक्टिव कर देती है और दोनों सस्पेक्ट की तस्वीर देते हुए लगातार इन पर नजर रखने और इनसे जुड़ी एक एक जानकारी देने को कहती है। जल्दी पुलिस वालों को टिप भी मिल जाती है कि 2 सस्पेक्ट में से एक पालनपुर गांव के ही अपने एक रिश्तेदार के घर देखा गया है। इस सूचना के आधार पर उस रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जाती है, मगर हमेशा की तरह पुलिस के पहुंचने से पहले ही सस्पेक्ट वहां से लापता हो जाते हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस को फिर से अपने एजेंट से जानकारी मिलती है कि दोनों सस्पेक्ट पास के ही एक लॉज में रुके हुए हैं। इस जानकारी के आधार पर 1 बजे रात में पालनपुर के ही एक लॉज में स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम छापेमारी करती है और फाइनली इन दोनों लड़कों को वंशिता की हत्या के 1 सप्ताह बाद धर दबोच लेती है। मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को भी दे दी जाती है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों ही सस्पेक्ट को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए सस्पेक्ट की पहचान 21 साल के संतोष और 21 साल के ही विशाल के तौर पर होती है। दोनों ही लड़के स्कूल ड्रॉप आउट थे और छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। मुंबई पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। इस दौरान दोनों ही आरोपी हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक आरोपी संतोष और वंशिता आपस में दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। खुलासे के मुताबिक 25 अगस्त 2022 को भी संतोष हमेशा की तरह वंशिता को मिलने के लिए बुलाता है। स्कूल के बहाने वंशिता घर से निकलती है, मगर वह संतोष के साथ चली जाती है। रास्ते में ही संतोष का दोस्त विशाल भी मिल जाता है। फिर ये दोनों विशाल के घर पर चले जाते हैं। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के बयान के मुताबिक संतोष और वंशिता कई घंटे एक साथ बिताते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब वंशिता जाने लगती है तो वो संतोष से कहती है कि भविष्य में वो अब उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। पुलिस को दिए बयान में संतोष द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वंशिता के मना करने के कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। ये विवाद कुछ ही मिनट में इतना गहरा हो जाता है कि कमरे में संतोष का दोस्त विशाल भी आ जाता है। संतोष पास में खड़े
विशाल को इशारा करके वंशिता पर चाकू से हमला करने के लिए कहता है। संतोष का आदेश मिलते ही विशाल एक के बाद एक कई बार वंशिता के पेट पर चाकू से वार कर देता है। वंशिता भाग न जाए और वो जोर से चिल्ला न पाए, इसलिए संतोष जोर से उसका मुंह बंद करने के साथ साथ उसे जोर से पकड़कर भी रखता है। इतना ही नहीं, अगले ही पल संतोष विशाल के हाथ से चाकू लेकर खुद ही वंशिता के शरीर पर हमले करने लगता है और ये हमले तब तक जारी रखता है जब तक कि वंशिता की सांसें नहीं थम जाती। जब वंशिता मर जाती है तो विशाल और संतोष मिलकर पहले तो वंशिता का स्कूल ड्रेस चेंज करके विशाल की टी शर्ट और पैंट उसे पहना देते हैं। फिर कमरे में रखे एक कंबल में वंशिता के शरीर को अच्छे से लपेट देते हैं और एक बड़े से ट्रेवल बैग में किसी तरीके से वंशिता के शरीर को उसी बैग में रख देते हैं। लाश को बैग में छिपाने के बाद दोनों घर के बाहर आते हैं और पास के ही एक ऑटो रिक्शा को भाड़े पर बुलाते हैं। फिर ऑटो पर ही बैग रखकर विले पार्ले रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों बैग के साथ विरार सलोट ट्रेन पर चढ़ते हैं। आगे ये नागर स्टेशन पर उतरने से पहले झाड़ियों के बीच एक ब्रिज के नीचे ट्रेन से उस बैग को फेंक देते हैं। आगे ये दोनों वसई के लिए दूसरी ट्रेन पकड़कर चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी वसई पहुंचने के बाद नई जीन्स और टी शर्ट खरीदते हैं। पास के ही एक सलून में जाकर बाल कटवाते हैं और एक नई लुक के साथ वसई से विरार चले जाते हैं। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ये दोनों सफर करते रहते हैं और आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। इन दोनों के खुलासे के बाद इन दोनों की ही निशानदेही पर पुलिस वाले पालनपुर से ही एक घर इन खुलासों के बाद इन दोनों की ही निशानदेही पर पुलिस वाले पालनपुर से ही एक घर में छापेदारी इन खुलासों के बाद इन दोनों की ही निशानदेही पर पुलिस वाले पालनपुर से ही एक घर में छापेमारी करके इन दोनों का मोबाइल भी बरामद कर लेती है। इसके अलावा वंशिता का ड्रेस, स्कूल बैग यहाँ से मिलता है। अब ये तो साफ हो चुका था कि वंशिता की हत्या उसके दोस्त संतोष ने अपने एक दोस्त विशाल के साथ मिलकर की है, मगर इस हत्या का मोटिव क्या था? इस सवाल का जवाब देते हुए पुलिस वाले खुलासा करते हैं कि विशाल और संतोष ने जो बयान दिया उसके मुताबिक जब संतोष और वंशिता की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिया होती है तो दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इस बात का पता वंशिता के परिवार वालों को भी चल जाता है। फिर एक दिन परिवार वाले वंशिता को संतोष से दूर रहने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, कथित तौर पर वंशिता के परिवार के कुछ सदस्य संतोष के साथ हाथापाई भी करते हैं। वंशिता के परिवार वालों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से संतोष का ईगो हर्ट हो जाता है। अब वो इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला करता है और फिर इस प्लान में अपने दोस्त विशाल को भी शामिल कर लेता है। संतोष ने बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वो वंशिता को किसी तरह अपने जाल में फंसाए रखना चाहता था। इस बीच वो विशाल के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग में लग जाता है। ये सब कुछ करने के लिए अच्छे खासे पैसे की भी जरूरत थी, इसलिए संतोष एक दिन पहले मौका पाकर अपनी माँ के ही गोल्डन का मंगलसूत्र 2 लाख में पास के ही एक ज्वेलरी शॉप पर बेच देता है। क्योंकि वो मंगलसूत्र चोरी का था, इसलिए एक दलाल के जरिए ये डील करवाई जाती है। इसलिए वो दलाल को भी कमीशन देता है। बाकी बचे पैसों में से वो कुछ पैसे अपने दोस्त विशाल को चाकू और कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए देता है। आगे प्लान के मुताबिक ही संतोष वंशिता को मिलने के लिए बुलाता है, कुछ समय साथ बिताता है और फिर बहाने से झगड़ा शुरू करता है। इसी झगड़े के बीच संतोष का
का इशारा मिलते ही विशाल वंशिता पर चाकू से हमला कर देता है और आगे घायल वंशिता को संतोष अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार देता है। आखिर संतोष ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया और पुलिस से बचने में कामयाब कैसे हो गया? इसके जवाब में संतोष बताता है कि वो पिछले काफी समय से लगातार क्राइम पेट्रोल देख रहा था। इन्हीं सब चीजों को देखकर उसे क्राइम करने और क्राइम से बचने का आइडिया आया और इस भरोसे के दम पर उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। संतोष अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए विशाल को भी इस अपराध में शामिल करने के लिए राजी कर लेता है। इतना ही नहीं विशाल को यकीन भी दिलवा देता है कि वो ये सब कुछ करने के बावजूद पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहेगा और फिर जब एक समय बाद सब कुछ शांत हो जाएगा तो वापस मुंबई आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा। मगर पुलिस की मेहनत से संतोष की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और उसके अपराध का पर्दाफाश हो गया। संतोष और विशाल दोनों पर ही हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये दोनों अपराधी जेल में ही है। इस केस में कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया। पूरी सुनवाई के बाद अदालत का जो भी फैसला होगा वो तो होगा ही। अगर आपको इस मामले में फैसला सुनाने का अधिकार दिया जाए तो आप संतोष और विशाल को क्या सजा दोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक स्टोरी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।